अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग हो जाए और मैं आप लोगों से बात ना करूँ तो ये तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं जैसे उठी, मैं फ़्रेश हुई, मुँह हाथ धोया और बस मैंने अपने लिए कहवा बनाया और फिर मैंने सोचा कि मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर से बातें कर दूँ। तो फ्रेंड्स, नाश्ते में तो मुझे ऐसा कुछ करना नहीं था, बस मेरा दिल बहुत ज़्यादा हो रहा था कि मैं कहवा पी लूँ। तो यहाँ पे मैंने कहवा पिया और फिर मैंने सोचा कि अकेले कहवा पीने का तो कोई मज़ा ही नहीं आता, तो मैंने अपने व्यूवर्स को भी कहवा दे दिया। तो मेरी तरफ से आप लोग भी कहवा एंजॉय कीजिए। और यहाँ पे मैंने एक कप कहवे का खाली कर दिया था, तो बस मैंने दूसरा कप लिया। बस मैं सुबह, मेरी ये रूटीन होती है कि या तो नाश्ते से पहले और या फिर नाश्ते के बाद मैं ज़रूर कहवा पीती हूँ। इससे तो एक ही होता है कि मेरा वेट लॉस होता है और दूसरा ये होता है कि मतलब मैंने जो भी कुछ खाई हूँ तो उसका आज़मा आ जाता है ना, मतलब वो हज़म हो जाती है ना। अब ऐसा नहीं होता कि मतलब मुझे फिर बहुत ज़्यादा वो होता है ना, मतलब बोरिंग सा बंदे को फील होता है। तो जब मैं ये पी लूँ तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, बेटी बेटी में रही जो कि दुआ आ गई थी और मैंने दुआ को देखा कि दुआ बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो वो पता नहीं किसी चीज़ पर नाराज़ हुई थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक टिप देती चलूँ कि जब भी आपके बच्चे नाराज़ हो, जब भी वो उदास हो किसी बात पे, तो आप लोग उसको कोई एक ऐसी पुरानी मेमोरी जिसमें कि आप लोग खुश थे वो याद करवाओ, या फिर कोई कार्टून स्टोरी सुनाओ, या फिर उसको कोई हंसी मजाक वाली बात सुनाओ, या उसको बोलो मुझे हगी करो, मुझे किसी करो। तो इस तरह जो तो वो बच्चे का जो मन होता है वो बहल जाता है और वो जो रोने वाली बात होती है तो उसको भूल जाता है और वो हंसने लग जाता है। जैसे कि आप लोग दुआ को देख रहे हो, दुआ ने लाइक भी किया है और वो बहुत मज़े से यहाँ पे बोल रही थी कि मामा के चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फ्रेंड, दुआ के साथ हंसी शसी मजाक तो हो चुका था। इधर मैं आ गई थी अपने वार्डरोब पे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अपने वार्डरोब का टूर कराऊँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वार्डरोब में बहुत प्यारी चीज़ है, बट वार्डरोब ऐसा मेरा मेस ही पड़ा हुआ है कि मैं बता नहीं सकती। तो वार्डरोब में मेरी सारी चीज़ें इसी तरह पड़ी। अभी मैंने एक चीज़ की भी सेटिंग नहीं की। ये वाला जो था, ये मेरे हेयर स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर, वो सारी चीज़ें ऑल इन वन था। ये मेरे कज़न दुबई से, सऊदी अरब से लेके आए थे। और ये मेरी कुछ दराज वाली चीज़ें थी जो मैंने वॉशरूम में लगाए रखी थी, तो बस वो भी सारी इसी तरह मेसी पड़ी हुई है। ये मेरा एक लैपटॉप था नीचे बैग में, और ये जो ऊपर है ये दुआ का बैग है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे कुछ शूज़ पड़ी हुई, ECS के शूज़ भी हैं। खैर, जो इससे पहले मैंने दिखाया वो ECS के नहीं है, बट वो डब्बा ECS का है। और ये वाले जो शूज़ है ये मैंने ECS से अपने लिए परचेज़ किए थे। तो जब हम मरी जा रहे थे तो उस टूर के लिए मैंने लिए थे। बट गाइस, याद रखो, मरी में ये चीज़ें काम आने वाली नहीं होती। बस मैंने इनको लिया और इसी तरह मैंने रखा, क्योंकि वहाँ पे तो से जॉगर्स वगैरह पहने होते। फिर भी मैंने सोचा चलो थोड़े बहुत शॉर्ट्स ले लूँगी ना, पिक्चर्स वगैरह रील्स के लिए मैं यूज़ कर दूँगी, तो उनके लिए मैंने यूज़ किया और बाकी मैंने रख दिया था। तो ये वाली भी जो मेरे शूज़ थे ये मैंने बाय किए थे लाहौर से, और ये भी मेरे उसी तरह न्यू के न्यू पड़े। कम से कम एक बार मैं इसको पहन चुकी हूँ। तो सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो अभी इस तरह बिखरी पड़ी हुई है। इंशाल्लाह मैं इन सबको ऑर्गेनाइज़ करूँगी, मैं इन सबको अपनी जगह पे पहुँचाऊँगी। तो जब भी मैं इनको सेट करूँगी इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों को ज़रूर अपने वार्डरोब को टूर दूँगी और आप लोगों को मैं दिखाऊँगी कि इन सारी चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करती हूँ और मैं कैसे इनको सेट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता है कि मुझे हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज चाहिए होती है, बट अभी मैं बहुत बिजी हूँ क्योंकि मैं व्लॉगिंग भी कर रही हूँ, मेरे घर की भी शिफ्टिंग हो चुकी है, यहाँ पे मेहमानों को भी देखना पड़ता है, यहाँ पे एडिटिंग भी करनी पड़ती है। तो बहुत सी चीज़ें जो मैं मैनेज कर रही हूँ। तो ये मेरा वॉशरूम था और मैंने आप लोगों को थोड़ा सा अपना वॉशरूम भी दिखाया कि आप लोग देख लो। अभी मेरे वॉशरूम की भी ज़्यादा सेटिंग नहीं हुई क्योंकि वॉल शेल्स वगैरह कुछ भी मैंने यहाँ पर लगाए नहीं थे, बट थोड़ा बहुत सेट था, तो मैंने सोचा चलो वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे सिस्टर थे, उसकी फ्रेंड्स आई हुई थी, तो वो लोग अपने वीडियोस वगैरह शूट कर रहे थे मेरे रूम में। तो बस यहाँ पे बर्तन जो पड़े हुए थे, मैंने सोचा कि वो सारे बर्तन मैं किचन ले जाऊँ। और यहाँ पे मेरा प्लान बन गया था कि मैं किचन अपना क्लीन करूं, क्योंकि किचन मेरा बहुत ज़्यादा मेसी था। तो जब से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई, कम से कम मुझे 15 डेज़ तो हो ही चुके हैं। इन 15 डेज़ में मतलब मैंने जो डीप क्लीनिंग है वो सिर्फ एक ही बार की थी जब मैं आई थी, एक वो, और एक उसके बाद मैंने फिर दूसरी बार की थी। तो बस 2 बार डीप क्लीनिंग हुई है। तो डीप क्लीनिंग फ्रेंड्स, आप लोगों को चाहिए कि आप कम से कम 1 वीक या 10 डेज़ एगो करो। अगर आपके घर में कोई आता नहीं है तो फिर खैर आप एक 15 दिन बाद भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके घर मेहमान
मेहमान ज़्यादा आते रहते हैं, मेरी तरह जैसे मेरे घर में आते रहते हैं, तो फिर आप लोगों को चाहिए कि कम से कम 1 वीक, आफ्टर 1 वीक आप लोग डीप क्लीनिंग करो अपने किचन की। तो जो ऊपर के ड्रॉर्स थे, नीचे के ड्रॉर्स थे, वो तो सारे साफ़ थे, वो तो ऑर्गेनाइज्ड थे बिल्कुल, बट जो ऊपर का जो शेल्फ था वो बहुत ज़्यादा मेसी पड़ा हुआ था। उसमें मतलब ऐसा मेसी नहीं था, वो दिखने में बिल्कुल साफ़ था, बट जब हम सारी चीज़ें हटा देते हैं तो फिर उसके नीचे बहुत सारा गंद आप लोगों को नज़र आता है। तो इसी तरह मुझे भी था कि जब मैंने सारी चीज़ें हटाई तो मैंने इन डब्बों को साफ़ किया। जो मेरे डब्बे थे उनके लिड्स काफ़ी डस्टी हो चुके थे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डस्टी थी। तो मैं तो सफाई इसी तरह करती हूँ कि बस सारी चीज़ों को पहले हटा देती हूँ और फिर जो है तो मैं उसको साफ़ कर देती हूँ, मैं उनको क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि गाइज़ आप लोगों को तो पता है कि अगर आपका किचन इतना खूबसूरत है, आपका सामान इतना खूबसूरत है और फिर वो गंदा पड़ा रहे तो बहुत बुरा लगता है। जिन लोगों का मतलब ऐसे है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब मेरा भी ऐसा मिडिल क्लास का घर है, मिडिल क्लास फैमिली है, मेरी भी कोई ऐसी हाई फाई नहीं है, बट मैं हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज रखती हूँ, मैं हर एक चीज़ को क्लीन। देखो गाइस ये कितना सारा गंद निकल आया है आप लोगों को बाहर से, तो ये बहुत साफ़ सुथरा दिख रहा था, लेकिन जब आप लोग डीप क्लीनिंग करने लग जाते हो तो फिर उसमें काफ़ी गंद नज़र आने लग जाता है बंदे को। तो बस मेरे तो सारे वुडन चीज़ें, तो मेरे तो जो किचन का सामान है वो मैंने सारा वुडन बनाया हुआ है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं वुडन चीज़ें लूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये, मतलब ऐसे यूनिक टाइप की चीज़ें मुझे पसंद है। तो आप लोगों को भी मैं एक मशवरा देती हूँ कि मतलब आप लोग ऐसी चीज़ें लें जो थोड़ी सी यूनिक हो, जो कि बस दिखने में थोड़ी सी मुख्तलिफ हो। तो मेरी तो पर्सनली तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैं ऐसा ही करती हूँ, तो आप लोगों को भी मैं यही टिप दूँगी। अब यहाँ पे इस शॉपर में मैंने कुछ फालतू का सामान था वो सारा मैंने इसमें इकट्ठा कर दिया। तो मैं जब भी किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मैं उसमें से काफ़ी सारा सामान मेरे पास ऐसा होता है कि मैं उसको फालतू का निकाल देती हूँ। मेरी आइडिया है आप सब के लिए कि आप लोग भी अगर किचन की सफाई करते हो तो उसमें जो थोड़े से टूटे शूटे बर्तन होते हैं, कुछ चार्जर्स होते हैं, कुछ मतलब डिब्बों के सर होते हैं जो कि फालतू होते हैं, बट हम किचन में बस पड़े रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लोग क्या क्या करें, आप लोग उसको एक शॉपर में इकट्ठा कर ले और फिर उन चीज़ों को जो है तो एक्स्ट्रा वो कर दे, उनको मतलब गिरा दे या फिर कुछ भी कर दे उनके साथ, मतलब किचन से आप लोग उनको निकाल दे। फिर यहाँ पे तो मेरी क्लीनिंग काफ़ी हद तक हो चुकी थी। तो कुछ बर्तन थे जो कि गंदे पड़े हुए थे, जिनमें मैंने अभी केवा पिया था। कावा आप लोग केवा बोलते हैं, हम तो अपनी ज़ुबान में कावा बोलते, बट आप लोगों के लिए मैंने केवे का लफ्ज़ यूज़ किया। तो जो मेरे ट्रेज होते हैं मैं उनको ज़्यादातर वॉश नहीं करती। अच्छा आप लोगों को यहाँ पे एक और भी टिप दे दूँ कि जो किचन के आप लोगों के वुडन ट्रेज होती हैं उनको ज़्यादातर आप लोग वॉश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसके साथ वुडन जो चीज़ें होती है ना वो पानी के साथ ख़राब हो जाती है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि उसको एक ड्राई टॉवल के साथ साफ़ किया करें ताकि वो ख़राब ना हो जल्दी। और बस यहाँ पे मैं अपने बर्तन धोने लगी। बर्तन इतने ज़्यादा थे भी नहीं, थोड़े से थे। दुआ का दूध था जो कि मैंने लाया और गर्म करते ही वो फट गया था। तो जब भी दूध फट जाते फ्रेंड्स ऐसा ना किया करें कि आप लोग बस उसको फेंक दें। आपने फटे हुए दूध को एक कप में डाल दें और जिधर से भी आप लोगों ने करीब से मंगवाया तो उसको उधर उस शॉप पे वापस भेज दें और उनको दिखाई कि ये देखें हमने आपसे दूध मंगवाया था और वो दूध फट गया था। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो उसको एक छोटे से स्पून में लेके तो अपने सिलेंडर पे या फिर अपने गैस पे चूल्हे पे रख देते हैं। जब उनका भी फट जाता है तो फिर वो क्या करते हैं कि आप लोगों को या तो आपके पैसे वापस कर देते हैं और या आप लोगों को दूसरा फ्रेश दूध दे देते हैं, और नहीं तो आपको आपके पैसे वापस कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने अपनी छोटी बहन को दूध दे दिया था। मैंने कहा कि जाओ दूध वाले को वो दिखा दो। तो उसने जब दिखाया तो उसने यही किया, सेम प्रोसीजर। फिर उन्होंने पैसे वापस कर देते और फिर मेरी सिस्टर ने दूसरी शॉप से दूध उठा लिया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा होता है कि मतलब सौदा वगैरह के पीछे मैं खुद तो जाती नहीं, मेरे जो सारी चीज़ें होती हैं वो तो जो घर के मर्द होते हैं वही लाते हैं, बट जो छोटी मोटी चीज़ें मुझे ज़रूरत होती है मेरे घर से थोड़ा सा बाहर जाओ तो हर एक चीज़ की दुकान अवेलेबल है, तो मैं छोटी बहन को भेज देती हूँ या मैं फिर कभी कभी खुद भी निकल जाती हूँ चीज़ें लेने के लिए। तो मैं सारी चीज़ें मिल के इकट्ठा होकर लाती हूँ। बट जो दुआ का दूध होता है ना, इस्लामाबाद में ऐसा हुआ करता था कि दूध वाला आता था घर और दूध दे के चला जाता था ना, लेकिन यहाँ पे ये है कि अभी हमें दूध वाले का पता नहीं है। तो हम जैसे हमारे घर से बाहर जाओ तो थोड़ा सा ही मतलब 100 मीटर्स पे ही एक शॉप आती है दूध वाले की, तो मैं उधर से अभी फ़िलहाल मंगवा रही हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पे सेटल्ड हो जाऊँगी इंशाल्लाह फिर मैं ऐसे ही करूँगी कि दूध वाले से बात करूँगी और वो दूध वाला मेरे पास रोज़ाना दुआ का दूध लेके आया करेगा।
تو بس فرینڈز میرے برتن تھے، برتن میں دھو رہی تھی اور ساتھ میں میرا یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کو بھی ٹپس دیتی چلوں. تو رمضان بھی آنے والا ہے فرینڈز، رمضان بھی بہت زیادہ قریب ہو چکا ہے. میرا دل ہے کہ میں رمضان اپنے بابا کے گھر میں گزاروں. میرے سب مجھے یہی بول رہے ہیں، میرے سسٹر سب یہی بول رہے ہیں کہ آپ رمضان میں یہاں پہ آ جاؤ. تو بس انشاءاللہ میں یہی کروں گی، کیونکہ رمضان میں مجھ سے اکیلے اس طرح رہا نہیں جاتا، کیونکہ سسٹرز بھی تو جائے گی ساری. بابا بول رہے کہ سسٹرز کو تو میں لے کے ہی جاؤں گا، کیونکہ انہوں نے تو وہاں پہ رہنا ہے. تو بس ابھی میرا بھی یہی ارادہ بنا ہے. بابا جی بھی بہت زیادہ اداس ہو رہے، کہتے ہیں کہ مطلب آپ کے بغیر، دعا کے بغیر ہمارا روزہ کیسے گزرے گا. تو بس ابھی ہم ایسے ہی کر رہے ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ بس آ کے بھی تھوڑی کلیننگ میں کر دوں، صفائیاں ابھی سے کر دوں، سب کچھ سیٹ کر دوں، اور پھر جب میں وہاں جاؤں تو میرے یہاں پہ سب کچھ تیار پڑا ہو، صاف ستھرا. میرے بابا کے گھر سے بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز، میری ولاگز، میری ساری چیزیں ملتی رہے گی. وہاں پہ بھی میں آپ لوگوں کے لیے ولاگنگ کروں گی. لیکن فرینڈز آپ لوگ ویورز میرے ویڈیوز پہ ابھی کافی اچھے آنے لگے ہیں، بٹ لائک کوئی بھی نہیں کرتا، کمنٹ کوئی بھی نہیں کرتا. تو فرینڈز مجھے کامنٹس کرے تاکہ مجھے خوشی ہو، مجھے موٹیویشن ملے، اور میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح ویڈیوز بناتی رہوں. تو فرینڈز یہاں پہ تو ابھی چولہے کی میری سیٹنگ ہوئی نہیں. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں سلینڈر یوز کر رہی. تو چولہا جب آئے گا تو پھر وہ بھی سیٹ ہو جائے گا. یہاں پہ میں نے چولہے کی بہت اچھی سی صفائی کی. تو یہاں پہ میرے پاس فرینڈ جو کچن کا ڈسٹ بن تھا وہ بھی کافی زیادہ بڑھ چکا تھا. میں آپ لوگوں کو یہ مشورہ دوں کہ فرینڈز آپ لوگ کچن کے ڈسٹ بن میں شاپر ضرور لگایا کریں، کیونکہ پھر اس میں کافی زیادہ اسمیل بن جاتی ہے. اور یہاں پہ جب میری سسٹر برتن دھو رہی تھی تو اس نے یہ کام نہیں کیا، اس نے شاپر بالکل بھی نہیں لگایا تھا، جس کی وجہ سے میرا ڈسٹ بن بہت زیادہ گندا ہو چکا تھا، بہت میسی ہو چکا تھا. تو میں نے سارا جب اس کا گند ریموو کیا اس بوری میں، تو اس کے بعد میں نے اس کو کافی اچھے سے واش کیا، کافی صاف ستھرا کیا. ڈسٹ بن آپ لوگوں کو دیکھنے میں چھوٹا لگ رہا ہے، ڈسٹ بن سوری، بٹ یہ ہے کافی بڑا، یہ بہت ہی بڑے سائز کا ڈسٹ بن ہے. تو میں نے اس کو اچھے سے صاف کیا اور پھر میں نے اس کے اندر شاپر لگا دیا تھا. تو فرینڈز یہ سب ہونے کے بعد پھر جب میرا سارا کام کچن کا کمپلیٹ ہو چکا تھا تو اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ سارے کچن کو میں نے واش کر دیا تھا. کچن بہت زیادہ میسی اور بہت زیادہ گندا تھا، تو بس میں نے اس کو بھی واش کیا، سلینڈر کو بھی صاف کیا، ڈسٹ بن کو بھی صاف کیا. اس کے بعد جو تھا تو میں نے سارے کچن میں پانی ڈال دیا تھا اور میں نے پانی سے سارے کچن کو اچھے سے صاف کیا. میری عادت ہے کہ جب میں پانی ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا سرف بھی ڈال دیتی ہوں اور پھر میں اس کو اچھے سے صاف ستھرا میں اس کو دھو لیتی ہوں. تو فرینڈز یہ تھے میرے کچن کے کچھ ٹپس جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے. تو آپ لوگ بھی کچن کی اسی طرح صفائی کیا کریں، کچھ ہی دن بعد آپ لوگ کچن کی یہ والی صفائی کیا کریں. اس طرح آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی رہے گی. ایک تو آپ کی صفائی بہت جلدی ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہوگا کہ مطلب جو 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد کرتے ہیں نا، ان کا کچن اتنا گندا اور اتنا میسی ہو جاتا ہے کہ پھر ان کے لیے صفائی کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو جب میں نے کچن کو صاف کیا، وہ جو سامنے کولر پڑا تھا اس کو بھی میں نے کافی اچھے سے دھو لیا تھا، بٹ میں نے وہاں کا شوٹ نہیں لیا. تو جب میں نے کچن کو اچھے سے واش کیا، میں نے صاف کیا، پھر میں نے آپ لوگوں کو دکھایا کہ اب دیکھیں اس سے پہلے اس کی کیسی کنڈیشن بنی ہوئی تھی اور اب جو صاف ہو گیا صفائی کے بعد میرے کچن کی کیسی کنڈیشن بنی ہوئی. تو فرینڈز آپ یہ والی جو پردے ہیں یہ میں نے لگائے. میں آپ لوگوں کو یہ ٹپ دوں کہ آپ لوگ بھی، اگر آپ لوگوں کا کچن بھی اوپن کچن ہے تو آپ لوگ بھی اس طرح کے پردے لگائے تاکہ تھوڑی سی پارٹیشن ہو. یہ ہو کہ مطلب گیسٹ وغیرہ آئے تو آپ لوگ اندر چلو تو کچن میں زیادہ نظر نہ پڑے بالکل سامنے. تو بس یہ تھا میرا کچن کا روٹین. میں نے اس کی صفائی کی، اس کے بعد میں دعا کے پاس آئی اور دعا ایسی ہی بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے اس کو فش دیا. اس کے لیے میں نے فش کو پہلے صاف کیا. میں اس کو زیادہ تر فش دیتی ہوں کیونکہ فش میں زیادہ تر پروٹینز وغیرہ ہوتے. تو میں نے فش کو پہلے صاف کیا اور پھر میں نے اس کو فش دیا، چھوٹے سے ڈبے میں میں نے اس کو فش دے دیا. تو بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.